नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीएसटीसी और बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हैं और हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने मेवाड़ में पढ़ा था, बप्पा रावल से लेकर अल्लट तक पढ़ा था, और आज हम लोग अल्लट से आगे के जो राजा हैं मेवाड़ में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्लट के बाद में जो मेवाड़ का राजा बना था वो थे रण सिंह। अल्लट के बाद में जो मेवाड़ का राजा बना था उस शासक का नाम था रण सिंह। और रण सिंह के थे दो पुत्र। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम है छेम सिंह और एक का नाम है राहप। रण सिंह के दो पुत्र थे, जो कि अल्लट के बाद में राजा बना, उसके दो पुत्र हैं। एक का नाम है छेम सिंह और एक का नाम है राहप। तो राहप जो है, राहप नाम का लड़का, वो राणा शाखा में चला जाता है। और एक है छेम सिंह, ये रावल शाखा में ही रहता है। यानी कि रण सिंह के समय गोहिल वंश दो भागों में बट गया। गोहिल वंश जो है दो भागों में बट गया है। किसके समय? रण सिंह के समय गोहिल वंश है जो दो भागों में बट गया है। एक जो भाग है वो तो है रावल शाखा, दूसरा जो भाग है वो है राणा शाखा। और ये राणा को ही कहते हैं सिसोदिया शाखा। राणा शाखा या सिसोदिया, राणा शाखा या सिसोदिया। तो दो शाखाओं में यहाँ पर ये गोहिल वंश है वो अपना बट गया। एक तो है राणा शाखा, एक है सिसोदिया शाखा। तो राणा शाखा वाले ही सिसोदिया कहलाएं, और एक है रावल शाखा। एक है रावल शाखा और जो राणा है वो ही कहलाते हैं सिसोदिया। तो गोहिल समय, इनके समय में गोहिल वंश दो भागों में बट गया, एक रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। यही कहलाते हैं क्या? सिसोदिया आपके। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आते हैं अगले व्यक्ति जो हैं वो हैं जैत्र सिंह। महाराजा जैत्र सिंह जो हैं वो उदयपुर के महाराणा बनते हैं। तो रावल जैत्र सिंह जो हैं वो 1213 से लेकर के 1250 तक के समय तक क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। तो इस ईस्वी को अगर आप लोग बीएसटीसी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ईस्वी आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो रावल जैत्र सिंह के समय एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, वो युद्ध है भूताला का युद्ध। रावल जैत्र सिंह के समय एक युद्ध हुआ है, युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। और उस समय जो राजधानी थी रावल जैत्र सिंह के समय, राजधानी थी चित्तौड़। रावल जैत्र सिंह के समय राजधानी थी चित्तौड़, और एक युद्ध हुआ है, युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। ठीक साहब। इस भूताला के युद्ध में क्या हुआ है, एक तरफ तो है जैत्र सिंह और दूसरी तरफ है इल्तुतमिश। यानी भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश, इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है। और इस युद्ध में जैत्र सिंह जीत जाते हैं। यानी चित्तौड़ के राजा या फिर मेवाड़ के राजा, चित्तौड़ या फिर मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह जो हैं वो जीत जाते हैं। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की क्या होती है? हार। भूताला का युद्ध जो है वो हुआ था 1227 में। 1227 में भूतौला के युद्ध में जैत्र सिंह की क्या हो जाती है? विजय। इल्तुतमिश हार जाता है। ठीक है जी। अब इसकी जानकारी, भूताला के युद्ध की जानकारी एक पुस्तक में मिलती है। उस पुस्तक का नाम है हमीर मद मर्दन, जो कि लिखी है जय सिंह सूरी ने। अब साहित्य जो है, साहित्य भी बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये भी अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप लोगों को भूताला का युद्ध याद रखना है। भूताला के युद्ध में और जो है यहाँ पर जीत हुई थी जैतर सिंह की, और हार हुई है इल्तुतमिश की। अब देखते हैं हम लोग रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रावल जैत्र सिंह के बाद में मेवाड़ का अगला शासक बनता है रावल रतन सिंह। कौन बनता है अगला शासक? रावल रतन सिंह। ये जो है रावल शाखा का अंतिम शासक है। देखिए, अभी मैंने आप लोग बताई थी रण सिंह के समय, रण सिंह के समय। तो रण सिंह के समय गोहिल वंश जो है वो दो भागों में बट गया था। एक तो थी गोहिल शाखा, एक थी सॉरी एक थी रावल शाखा। एक तो थी अब आपकी रावल शाखा, एक थी अब आपकी गोहिल नहीं रावल शाखा। एक तो है अब आपकी, दोबारा से मैं इसे लेता हूँ एक बार।
तो फिर मैं बात कर रहा था कि रण सिंह, ठीक है जी, रण सिंह के समय जो गोहिल वंश है वो दो भागों में बट गया था। एक है रावल शाखा, एक है रावल शाखा, और एक जो दूसरी शाखा है वो है आपकी राणा शाखा। कौन सी? राणा शाखा। तो रावल शाखा का ये अंतिम शासक है कौन? रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो है ये रावल शाखा का अंतिम शासक है कौन? रतन सिंह। यानी इसके बाद में रावल शाखा का कोई भी राजा नहीं बनेगा। इसके बाद में जितने भी राजा बनेंगे चित्तौड़ के या फिर मेवाड़ के, वो कौन होंगे? राणा शाखा से होंगे। ठीक है जी। अब रावल शाखा का अंतिम राजा कौन है? रावल शाखा का अंतिम राजा हो गया रतन सिंह। रतन सिंह के पिताजी का नाम क्या है? रतन सिंह के पिता का नाम है समर सिंह। रतन सिंह के पिता का नाम है समर सिंह, और रतन सिंह के भाई का नाम है कुंभकर्ण। रतन सिंह के भाई का नाम है कुंभकर्ण। रतन सिंह का भाई जो है कुंभकर्ण, ये नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में जाकर के गोहिल वंश का शासन, गोहिल वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं नेपाल में जाकर के। ठीक है जी। यानी रावल रतन सिंह का भाई है, उसका नाम है कुंभकर्ण, ये नेपाल में जाकर के गोहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक भाई, आगे चलते हैं। तो रावल रतन सिंह की जो पत्नी है, रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मिनी। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मिनी, जो कि सिंगल देश श्रीलंका की रहने वाली थी। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या है? रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मिनी, जो कि सिंगल देश श्रीलंका की रहने वाली थी। इनके पिता हैं, पद्मिनी के पिता हैं गांधर्व सेन। रावल रतन सिंह के पिता कौन है? समर सिंह। रावल रतन सिंह के भाई ने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना की थी। रानी पद्मिनी के पिता हैं गंधर्व सेन, ठीक है, जो कहाँ के? सिंगल देश के राजा हैं। रानी पद्मिनी की माता है चंपावती, और एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। हीरामन तोते का संबंध भी रानी पद्मिनी से है। हीरामन तोता का संबंध किससे है? रानी पद्मिनी से। अब रावल जो रतन सिंह है, रावल रतन सिंह के सेनापति हैं गोरा और बादल। रावल रतन सिंह के सेनापति हैं गोरा बादल। गोरा और बादल जो हैं वो रावल रतन सिंह के सेनापति हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ के पहले शाखे में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, गोरा और बादल। अब देखिए साहब, एक व्यक्ति है यहाँ पर, उस व्यक्ति का नाम है राघव चेतन। एक व्यक्ति है, उसका नाम है राघव चेतन। इस राघव चेतन नाम के व्यक्ति ने इस राघव चेतन नाम के व्यक्ति ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। इसने अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि साहब, खिलजी साहब, आप तो क्या है कि सबसे सुंदर रानी जो है वो तो चित्तौड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के पास है, चित्तौड़ के महाराजा रावल रतन सिंह के पास है। तो इसने पद्मिनी की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, पद्मिनी की सुंदरता की। किसने? राघव चेतन ने। किसके साथ में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और तब तक पद्मिनी की तारीफ करता रहा जब तक कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को चाहने ना लग जाए। ठीक है, इतनी तारीफ की थी पद्मिनी की सुंदरता की। ठीक साहब, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनी है, तो बहुत ज़्यादा तारीफें बढ़ बढ़ के सुनी हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी साहब अब करते हैं मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी। सन 1303 में। कब? 1303 में। सन 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब मेवाड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है जिनकी वजह से कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ पर या फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहे हैं? तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि पद्मिनी की सुंदरता। यानी पद्मिनी जो रानी थी रावल रतन सिंह की, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है चित्तौड़ का सामरिक महत्व। यानी चित्तौड़ का सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या था? महत्व था। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। तीसरा कारण है चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो तीन कारण हो गए अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण। कितने हैं? तीन कारण हैं। पहला कारण हो गया पद्मिनी की सुंदरता, दूसरा कारण हो गया चित्तौड़ का सामरिक महत्व, तीसरा कारण होगा चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब क्या होगा यहाँ पर, जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने आ गया है, तो मेवाड़ में रावल रतन सिंह
और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या होता है? युद्ध। इस युद्ध में रावल रतन सिंह पराजित होता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह पराजित होता है, हार जाता है। ठीक है जी। और इस युद्ध में जीत होती है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है। तो जब ये युद्ध हुआ था तो इस समय 1303 में हुआ ये युद्ध। 1303 में जब ये युद्ध हुआ है तो इस समय मेवाड़ का पहला साका हुआ है। मेवाड़ का क्या हुआ है? पहला साका। और वो पहला साका कब हुआ है? 26 अगस्त 1303 को। यानी 26 अगस्त 1303 को ये युद्ध लड़ा गया था, चित्तौड़ का युद्ध, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। और ये युद्ध लड़ा गया था 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ का होता है पहला साका। अब आप ये देखिए साका एक्चुअली में होता क्या है? साका क्या होता है? साका जो है ना, साका साका होता है जौहर प्लस केसरिया। जौहर और केसरिया को मिला करके एक क्या होता है? साका होता है। जैसे एक विवाह के लिए दूल्हा और दुल्हन या फिर एक लड़का और एक लड़की चाहिए एक विवाह करने के लिए, उसी तरह यदि हम लोगों को साका, साका जो है जौहर और केसरिया से मिलकर बना है। अब जौहर क्या है और केसरिया क्या है? जौहर क्या है और केसरिया क्या है? तो जौहर तो करती हैं महिलाएं, जौहर करती हैं महिलाएं, और केसरिया करते हैं पुरुष। तो फिर यहाँ पर जौहर तो करती हैं महिलाएं और केसरिया करते हैं आपके पुरुष। ठीक है जी। तो जौहर क्या होता है यह भी मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ। तो इस तरह से एक जौहर कुंड बनाया जाता है, उसमें लकड़ियाँ डाल दी जाती हैं, लकड़ियाँ डाल दी जाती हैं, और इस जौहर कुंड में आग जला करके महिलाओं को जब लगता है कि अब हमारी हार होने वाली है युद्ध पर और दुश्मनों को क्या हो जाएगा? कब्जा हो जाएगा, तो महल के अंदर जितनी भी रानियां होती हैं या दासियां होती हैं वो इस जौहर कुंड में आग जला करके कूद जाती हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। अपनी अपनी जो सतीत्व की रक्षा करने के लिए या फिर अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो जौहर कुंड में यानी जलती हुई आग की ज्वाला में कूद करके अपने प्राण दे देती हैं। यही कहलाता है हमारा जौहर। केसरिया क्या होता है? केसरिया जो होता है किसी भी राजा, किसी भी राजा या फिर सेनापति, किसी भी राजा या फिर सेनापति, किसी भी राजा या सेनापति के नेतृत्व में, किसी भी राजा या सेनापति के नेतृत्व में, ठीक है, केसरिया वस्त्र धारण करके जितने भी राज्य के सैनिक होते हैं, जितने भी राज्य के सैनिक होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो अपने राजा या सेनापति के नेतृत्व में केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में जाते हैं और अपने आप को युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये होता है केसरिया। और केसरिया और जौहर यानी कि जब सैनिक और राजा या फिर सेनापति तो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हों, फिर अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए रानियां जो हैं वो जौहर कुंड में कूद जाएं, उसे कहते हैं साका। ठीक है। तो जौहर और केसरिया का जो सम्मिलित रूप है ये कहलाता है साका। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ है? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ है जौहर, रावल रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में हुआ है अपना साका। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ है? जौहर, और रावल रतन सिंह और गोरा बादल जो सेनापति हैं रतन सिंह के। रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरा और बादल। रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरा और बादल। ठीक है जी। तो इनके नेतृत्व में हुआ है यहाँ पर साका। अब देखिए अब आप लोग साका होता क्या है एक्चुअली में, मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ। यहाँ पर देखिए साका, साका होता है जौहर प्लस में केसरिया, दोनों जब मिल जाते हैं तो साका माना जाता है। और जौहर करती हैं महल के अंदर जो रानियां होती हैं, महल के अंदर जो रानियां होते हैं उनके नेतृत्व में होता है जौहर। ठीक है। जब रानी क्या करती है? जौहर कुंड बना करके रानी के नेतृत्व में महल के अंदर सारी महिलाएं आग में कूद करके अपनी जान दे देती हैं, उसे कहते हैं जौहर। केसरिया को क्या होता है? जब किसी राजा या सेनापति के नेतृत्व में, किसी राजा या सेनापति के नेतृत्व में जब सभी सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं उसे कहते हैं केसरिया। जौहर और केसरिया का सम्मिलित रूप कहलाता है साका। अब इस युद्ध में क्या किया? इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। यानी 30,000 लोगों को अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया। अब आप सोचो ये कितना भयानक युद्ध था। ये युद्ध कितना
भयानक था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया। चित्तौड़ का शासन, इस युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ पर किसका शासन था? चित्तौड़ पर शासन था रावल रतन सिंह का। चित्तौड़ पर शासन किसका था? रावल रतन सिंह का। अब रावल रतन सिंह की हो गई है युद्ध में मृत्यु, और रावल रतन सिंह जो है वो रावल शाखा के अंतिम राजा हैं। अब रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को चित्तौड़ का शासक बना दिया, और उनके पुत्र का नाम है खिज्र खां। यानी कि जीत के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप करके चित्तौड़ किले का नाम रख दिया खिज्र खिज्र खां को सौंप दिया। ठीक है जी। अब देखते हैं इस युद्ध की जानकारी। इस युद्ध की जानकारी का स्रोत क्या है? पद्मावती के खिलाफ जो चित्तौड़ का पहला साका हुआ है 26 अगस्त 1303 को, इस युद्ध की जानकारी मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी नाम की बुक में, मलिक मोहम्मद जायसी नामक पुस्तक में। इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ में अलाउद्दीन खिलजी का कवि अमीर खुसरो भी आया था। इस युद्ध में कौन आया था? अमीर खुसरो भी आया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो ये हो गया हमारा अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी। तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं पूरा रावल रतन सिंह के बारे में। ये देखिए रावल रतन सिंह। तो रण सिंह के समय में गोहिल वंश दो भागों में बट गया था। पहला भाग पहली शाखा जो है वो रावल है, दूसरी शाखा जो है वो है राणा शाखा। राणा शाखा और रावल शाखा में दो भागों में बट गया था रण सिंह के समय में। अब रावल रतन सिंह ये रावल शाखा के राजा थे। रावल शाखा के अंतिम राजा हैं। रावल रतन सिंह जो हैं वो रावल शाखा के अंतिम राजा हैं, यानी इनके बाद में जो राजा बनेगा वो रावल शाखा का नहीं होगा। रावल रतन सिंह के पिता का नाम है समर सिंह। रावल रतन सिंह के पिता का नाम क्या है? समर सिंह। और रतन सिंह के भाई का नाम है कुंभकर्ण। इन्होंने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की थी। रावल रतन सिंह की जो रानी है, पत्नी है, उनका नाम है पद्मिनी। सिंगल देश श्रीलंका की रहने वाली थी। रावल रतन सिंह के सेनापति जो हैं उनका नाम है गोरा और बादल, जिनके नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। गोरा और बादल हैं रावल रतन सिंह के जो सेनापति हैं, उनका नाम है गोरा और बादल। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, गोरा और बादल। अब राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया कि भाई रानी पद्मिनी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो जब वो पानी पीते हैं तो गले में होकर के उनका पानी दिखता है। तो उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर या फिर मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई, और सन 1303 में मेवाड़ पर आकर के आक्रमण करता है। उस मेवाड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण है चित्तौड़ का एक तो प्रभाव बढ़ रहा था। चित्तौड़ जो जो शासक था चित्तौड़ के, मेवाड़ के जो महाराणा राजा थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, पहला कारण ये हुआ। दूसरा था चित्तौड़ का सामरिक महत्व। तीसरा था पद्मिनी की सुंदरता। तो इन सभी मोटे मोटे कारणों की वजह से यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में युद्ध होता है, और इस युद्ध में चित्तौड़ का पहला क्या होता है? साका। इस युद्ध में चित्तौड़ का पहला साका होता है, और साका होता है रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रावल रतन सिंह जो हैं वो केसरिया का नेतृत्व करते हैं, और रानी जो है पद्मिनी वो जौहर का नेतृत्व करती हैं। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। और ये आपका साका हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। ठीक है। इस युद्ध के जीत के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का शासक, चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, और चित्तौड़ का नाम कर दिया खिजराबाद। ठीक है। इस युद्ध की जानकारी जो है वो मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी है पद्मावत नामक पुस्तक में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। ये पद्मावत बुक जो है ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत बुक जो है ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।